हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं मुग़ल वंश से, ठीक है। ये मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो है, तो इसको आप यहाँ से ये आपका बेसिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप शुरू से इस मध्यकालीन इतिहास को समझेंगे तो आगे चल के सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे आप पूरा मुग़ल आपको समझना है, उत्तरवर्ती मुग़ल समझना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगा 1857 की क्रांति तक, तो पूरा का पूरा बेस आपका जो है अच्छे से तैयार हो पाएगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इसको ख़त्म करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुग़ल वंश में ये मुग़ल कौन थे, मुग़ल थे कौन, ठीक है। जो मुग़ल पढ़ते हैं डायरेक्ट बाबर से अपनी कहानी नहीं शुरू करेंगे, हम पहले ये जानेंगे कि मुग़ल कौन थे। तो देखिए, मुग़ल जो थे ये पहली बात तो एक मंगोल जाति थी, दूसरी तुर्की जाति थी। इन दोनों का जब मिलन हुआ तो इनके मिलन से बने थे मंगोल। मंगोल का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर, ठीक है ना। अच्छा, तो जो बाबर था वो क्या था, मुग़ल शासक था, ठीक है ना। एक मुग़ल शासक था, तो मुग़ल को हम कह सकते हैं को मंगोल भी था और तुर्की भी था। चलिए आइए इसी बात पे हम बाबर के बारे में देख लेते हैं कि बाबर के माता और पिता किस वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। तो देखिए, जो माता थी ना उसकी, वो चीन और मध्य एशिया, ठीक है ना, जिसको हम ट्रांस आसियाना बोलते हैं, आसियान बोलते हैं, ठीक है ना, मध्य एशिया और चीन का क्षेत्र, ठीक है ना। वहाँ पे जो मंगोल शासक था उसका नाम था चंगेज खां, ठीक है ना। तो उसकी माता इस वंश की थी, इस चंगेज खां की वंश की थी। और जो पिता थे ना, ये ईरान, इराक और तुर्की, ठीक है ना, वहाँ पे वंश चलता था तैमूर वंश, और पिताजी क्या थे, इस तैमूर वंश से थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, परंतु जो मुग़ल है ना वो अपने आप को मंगोल कहलाना कभी पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को मंगोल कहलाएं। ऐसा क्या रीज़न था कि वो मंगोल नहीं कहलाना पसंद करते थे? क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। चंगेज खां ने क्या किया था कि बहुत सारे नरसंहार किए थे, कई हजारों सैकड़ों व्यक्तियों को मार डाला था। इसलिए कभी भी मुग़ल यानी बाबर से रिलेटेड जितनी भी उसकी वंशावली है वो कभी नहीं चाहती थी कि वो अपना संबंध किससे रखे, मुग़ल से रखे, अर्थात माता वाले पक्ष से वो संबंध नहीं रखना चाहते थे। दूसरी तरफ बात करते हैं तैमूर की, ठीक है ना। तो मुग़ल के जो तैमूर के वंश थे, ठीक है ना, ये उस वंश का होने का गर्व करते थे, गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था और बहुत सारे विजय अभियान भी किया था। किसने? तैमूर वंश ने, ठीक है ना, यानी पिता की तरफ से, ठीक है। तो माता की तरफ से वो अपने आप को नहीं शामिल करना चाहते थे, उसके बदले में किसकी तरफ से शामिल करना चाहते थे? पिता की तरफ से, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बाबर की। तो देखिए, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है ना, जहीरुद्दीन बाबर, आप इसको याद करिए, अभी आगे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके मातृपक्ष और पितृपक्ष की बात कर लेते हैं। तो मातृपक्ष से ये 14वें नंबर का शासक हुआ और पितृपक्ष की तरफ से 5वें नंबर का शासक हुआ, ठीक है ना। इसका जन्म 14 फरवरी, वाह गजब की डेट है, वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांस आक्सियान के फरगना में हुआ था। किस जगह पे हुआ था दोस्तों? तो उस पूरे क्षेत्र का नाम था ट्रांस आक्सियान, और जो जगह थी वो कौन सी जगह थी? फरगना जिला, फरगना, ठीक ना। तो यहाँ पे हुआ था, और फरगना की जो जागीरदारी थी वो किसके पास थी? वो बाबर के पिता के पास थी, और बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक ना, उमर शेख मिर्ज़ा। और माता का नाम कुतलुक निगार खानम। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है पिता और माता के नाम से, ठीक है ना, उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुक निगार खानम। खानम कहिए, खान की बात एक ही है। इसकी पत्नी थी, इसके पत्नी का नाम था माहम अनगा, ठीक है ना, माहम अनगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली उस वंश का नाम था चगताई वंश, ठीक है ना। तो देखिए, बाबर जरूर था चंगेज खान के वंश का या मंगोल शासक का या तैमूर वंश का था, लेकिन इसने अलग से एक नई वंश की नींव डाली। उस वंश का नाम क्या था? चगताई वंश, ठीक है ना, चगताई वंश। अब बात आती है दोस्तों कि बाबर ने भारत पर हमला क्यों किया, ठीक है ना। चलो आक्रमण किया, मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन क्यों? क्या कोई रीजन, कुछ तो रीजन रहा होगा। लड़ाइयाँ ऐसे नहीं हो जाती, लड़ाइयाँ के पीछे इतिहास कहता है कि कुछ ना कुछ क्या होती है, वजह होती है, बड़ी रीजन होती है। तो रीजन क्या थी? देखिए, इसके पिताजी की मृत्यु के बाद जो फरगना के जागीरदारी जिनके पास थी, उमर शेख मिर्ज़ा, इनकी मृत्यु के बाद
बाबर ने सोचा कि गद्दी पे बैठ जाऊं, लेकिन उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 साल की थी। तो 11 साल का बच्चा शासन व्यवस्था कैसे देखेगा। और वहाँ पे क्या था, जो बड़ी शक्तियाँ थी वो हावी हो गई थी। तो कौन सी बड़ी शक्ति हावी हो गई थी इस पूरे के पूरे फरगना और ट्रांसक्सियन के क्षेत्र में। तो मध्य एशिया की जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी वो थे उज्बेक, ठीक है ना। उज्बेक एक जाति है, उज्बेक। तो उज्बेकों से पराजय का हमेशा डर बना रहता था, किसको, बाबर को। और वहाँ का एक दो और शक्तिशाली वंश थे, सफवी वंश और उस्मानी वंश, इनसे भी उसको भय रहता था। तो कुल 3 लोग हो गए, उज्बेकों से, सफ़ी वंश से और उस्मानी वंश से। इन तीनों से बाबर को हमेशा डर रहता था। इसलिए बाबर क्या करता है, अपने एक दूर के चाचा के यहाँ चला आता है, और उसके चाचा रहते हैं काबुल, अफ़गानिस्तान में, ठीक है ना। तो देखिए, बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में कहाँ पे आ जाता है, 1494 में पहली बात तो गद्दी संभालता है, फरगना की गद्दी पर बैठता है। और फिर कुछ ही समय बाद वो क्या करता है, डर कर बाबर अपने एक दूर के चाचा के पास अफ़गानिस्तान चला आता है। और किससे डरता है दोस्तों, उज्बेकों से, उस्मानियों से और सफवी से, ठीक है। 1504 में बाबर, क्योंकि देखिए एक राजा के लड़के में ने राजा का ही गुण होता है, तो बाबर बचपन से ही चाहता था कि वो कुछ बड़ा काम करे। तो 1504 में जब वो अफ़गानिस्तान आता है तो बाबर ने यहाँ काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जागीरदारी पर अधिकार किया था, ठीक है। काबुल बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था, छोटा ही था, तो वहाँ पर अधिकार कर लिया। और उसी समय इसने उपाधि धारण की, पादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि। यह पहला ऐसा मुगल शासक है सुल्तान को छोड़ करके बादशाह की उपाधि धारण की हो। और यह उपाधि उसने धारण किया 1507 में, जबकि उसकी पैतृक उपाधि क्या थी, मिर्जा, ठीक है ना। तो पिताजी का नाम था क्या, पिताजी का नाम भी देखिए, उसके नाम में भी मिर्जा है, उमर शेख मिर्जा, देख रहे हैं। तो ये पैतृक उपाधि थी मिर्जा। उमर शेख मिर्जा यानी मिर्जा की उपाधि ना धारण करके कौन सी उपाधि धारण की, मान लो मिर्जा तो उसकी थी पहले से, पादशाह या बादशाह दोनों आप याद करेंगे, पादशाह भी याद करेंगे, ठीक है ना, और बादशाह भी। अच्छा, इसका पूरा नाम मैंने पीछे बता दिया कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण, तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया। किस जगह पे किया दोस्तों, बाजौर पर किया। और यह आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। कौन सी जाति के विरुद्ध पहला आक्रमण किया, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। उस आक्रमण में उसने भेरा के किले को जीत लिया। भेरा भी एक जगह है, ठीक है ना, भेरा के किले को जीत लिया। और एक जीतने की एक बड़ी वजह, ठीक है ना, किस वजह से बाजौर का युद्ध उसने जीत लिया या भेरा के किले को जीत लिया, तो इसने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। यहाँ पर सबसे पहले इसने बारूद का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, तोपखाने का इस्तेमाल और आगे करेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था उसने, बारूद का इस्तेमाल किया था। अच्छा, यानी पूछते आपसे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले बारूद, गोले बारूद, तोपखाने, बंदूकों इत्यादि का इस्तेमाल किसने किया, तो उत्तर क्या होगा, बाबर ने। आइए इसकी कुछ युद्ध शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था। तो देखिए, जो जिन लोगों से डरता था ना, उज्बेकों से, ठीक है ना, तो उज्बेकों से सीखा था तुगलमा युद्ध प्रणाली को, ठीक है ना, आगे इस युद्ध प्रणाली को यूज करेगा, ठीक है ना। और इसी तरह ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था, तुर्कों से घुड़सवारी सीखा था, और मंगोल और अफ़गानों से युद्ध की व्यूह रचना, जैसे आपने बाहुबली 2 देखा होगा या बाहुबली, ठीक है ना, तो उसमें व्यूह रचना आपको समझ में आएगा, त्रिशूल व्यूह, ठीक है। तो लड़ाई करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जाए, कौन से तरीके से दुश्मन पर हावी हुआ जाए, इसके लिए जो व्यूह रचना थी, जो युद्ध की प्रणाली थी, वो सब इसने सीखा था, ठीक है ना। और भारतीयों में इसका भाव था। तो जाहिर सी बात है आगे के बहुत सारे युद्धों में बाबर की विजय होनी ही होनी। बाबर जिस समय आक्रमण करता है उस समय भारत कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जैसे बंगाल एक अलग स्वतंत्र राज्य था, मालवा, गुजरात, सिंध, ठीक है, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर, बहमनी, ये सब के सब क्या थे, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में थे, ठीक है। देखें फिर क्या होता है दोस्तों कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन देता है, ठीक है ना। क्लियर है रिपिक्स, ओके, एक सेकेंड, अब क्लियर हुई थोड़ी सी, ठीक ना। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन देता है, देखिए अपने मन से बाबर नहीं आया था। बाबर हुई बाजौर तक 1519 में जब हमला करता है बाजौर पर और भेरा के किले वगैरह को जीतता है, तो वहीं रुका रहता है। भारत में एंट्री करने को लेकर के थोड़ा सा इसके मन में डर रहता है, लेकिन उसी समय 2 लोगों ने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा का पूरा चौपट कर दिया पूरे इतिहास को। देखिए क्या करते हैं, पंजाब का एक सूबेदार था, उसका नाम था दौलत खां, ठीक है ना, और दिल्ली
का जो राजा था उस समय वो था जो आपका, ये देखिए, इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का जो राजा था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। ये गद्दी पर बैठा हुआ था। तो इब्राहिम लोदी का इससे जो है कुछ ठीक ठाक संबंध नहीं चल रहे थे उस बीच, ठीक है। तो इसने और इब्राहिम लोदी के चाचा ने, दोनों ने मिलकर किसको निमंत्रण दे दिया? बाबर को, कि आप आइए और हम आपका सपोर्ट करेंगे इब्राहिम लोदी के खिलाफ, आइए, बस आप इब्राहिम लोदी को किसी भी तरह नीचे उतारिए गद्दी से, ठीक है। इन दोनों को क्या पता कि बाबर आगे चल के बहुत ही खूंखार है, इन दोनों को भी मरवा देगा और भी बहुत सारे काम करेगा सॉरी, ठीक है। इसी तरह यही दोनों कौन से कम थे, ठीक है। तो इसके अलावा एक तीसरे आदमी ने निमंत्रण दिया था, महाराणा सांगा ने, ठीक है ना। तो राणा सांगा ने जो निमंत्रण दिया था, इसका और कहीं तो प्रमाण नहीं मिलता है। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबरनामा या तुजुके बाबरी। उसमें बाबर ने खुद ही लिखा है कि हमें राणा सांगा ने खुद भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। तो देखिए, राणा सांगा ऐसा नहीं कि अपने ऊपर हमला करने के लिए आमंत्रित किए, राणा सांगा ने कहा था कि आप आइए, इस इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करिए, इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो बाबर को भी लगा, ठीक है। इन दोनों को बोलने से तो नहीं लगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास अपनी सेना तो है नहीं, ये तो छोटा सा सूबेदार है, इसकी बात मान के कहाँ बाबर आएगा, और ये तो उसका चाचा है, तो कोई बहुत खास इन दोनों के पास सेनाएं नहीं है। लेकिन जब उसने राणा सांगा को सुना कि राणा सांगा भी हमें आमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि आइए आप इब्राहिम लोदी पर हमला करिए, इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे, तो बाबर का हौसला थोड़ा बुलंद हो गया। और जैसे ही बाबर का हौसला बुलंद हुआ, बाबर ने तुरंत क्या किया? अब युद्ध छेड़ देता है, किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो आइए पढ़ते हैं बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, पहला तो कई सारा हो गया, छोटे छोटे बाबर ने 4 युद्ध लड़ लिए थे, ये 5वें नंबर का युद्ध था, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, पानीपत का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया, कौन सा युद्ध था? 5वां युद्ध था, ठीक है ना। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 1526 आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो इस युद्ध में लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। लोदी वंश में कुल 3 ही शासक हुए हैं, एक हुआ है बहलोल लोदी, ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिए, बकलोल लोदी, बहलोल लोदी, बकलोल लोदी, याद करने के लिए खाली बहलोल लोदी, ठीक है। अगला होता है सिकंदर लोदी, ठीक है ना, और उसके बाद आपका इब्राहिम लोदी, ये 3 ही हैं। अभी मैंने उसका वीडियो नहीं अपलोड किया है लोदी वंश का, तो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी जो अंतिम रहता है, उससे लड़ाई होती है किसकी? बाबर की। और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। बाबर जीतने के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। बात आती है कि बाबर ने इस युद्ध को कैसे जीता। तो जो उज्बेकों से तुगलमा युद्ध पद्धति सीखी थी, उसका प्रयोग बाबर ने यहाँ किया। तुगलमा युद्ध पद्धति क्या थी दोस्तों? तो यह युद्ध को लड़ने की एक स्टाइल थी अपनी, ठीक है ना। उस युद्ध नीति का इसने यहाँ प्रयोग किया और यहाँ पर तोपखानों का भी अच्छा खासा प्रयोग किया। 2 तोपखाने के जो 2 तोपची थे, इसके एक नाम था अली और दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। तो आप याद कर लीजिए, अली कुली मुस्तफ़ा, ठीक है ना, अली कुली मुस्तफ़ा, अली कुली, बार बार बोलिए, अली कुली मुस्तफ़ा, ठीक है ना। तो अली कुली मुस्तफ़ा तो ये थे, ठीक है, और ये दोनों तोपची थे और बड़े अच्छे तोपची थे, ठीक है। बड़ा योगदान रहता है इसका भी। और तोपों को सजाने की एक पद्धति थी जिसको उस्मानी पद्धति बोलते थे। इसमें क्या होता था कि 2 गाड़ियों के मध्य में तोपों को रखा जाता था, ठीक है ना। इन सब के साथ साथ बाबर बहुत ही कुशल नेतृत्व किया सेना का और इस वजह से उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया, ठीक है ना। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी अगर हम कहें कौन थे, तो गुरु नानक देव इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने खुद अपनी आंखों से पूरा का पूरा युद्ध देखा था, मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था युद्ध, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिया। कहा जाता है कि प्रत्येक काबुल निवासी को बाबर ने एक चांदी का सिक्का दिया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस युद्ध में बहुत सारे धन लूटे गए थे, ठीक है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। और इब्राहिम लोदी की तो हत्या हो ही गई। हत्या होने के बाद सारा धन लूटा और धन लूटने के बाद क्या किया? उसने सारे काबुल निवासियों को बांट दिया, ठीक है ना। अच्छा, बात आती है कि इब्राहिम लोदी हार कैसे गया। तो उसका हमने अच्छाई तो देख लिया, इसकी कमी भी देख लेते हैं। इसके पास एकता का भाव था, मतलब देखिए, इसके अगल बगल के जो राज्य थे वो इसका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लोगों से इसके संबंध अच्छे नहीं थे। बगल में राणा सांगा हैं मेवाड़ के आसपास के, ठीक है। तो अब वही जो है बाबर को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आप इनको हमला
करी है इनके ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एकता का अभाव देखने को मिला। अकुशल सेनापतित्व भी था, ठीक है ना, सेनापति जो थे अकुशल थे, तैयार नहीं थे, और अफगान सरदारों से भी इनकी क्षुब्धता थी। तो ऐसे छोटे छोटे कई वजह थे जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। और ये जो चांदी का सिक्का बांटता है, इसी उदारता के कारण बाबर को उपाधि मिली कलंदर की उपाधि, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि कौन धारण किया था? तो बाबर धारण किया था। कब धारण किया था? जब पानीपत का युद्ध जीत लेता है, इब्राहिम लोदी को मार देता है, और जो धन लूटा हुआ रहता है वो प्रत्येक काबुलवासियों को बांट देता है। तो काबुलवासी भाई एक एक चांदी का सिक्का मिला तो सब खुश होने के बाद उपाधि दे देते कलंदर की उपाधि, ठीक है। हुमायूं ने बाबर को इसी समय कोहिनूर का हीरा दिया। कोहिनूर का हीरा, जी हाँ, जिसको शाहजहां ने आगे चल के तख्ते ताउस पे जड़वाया। अब वो हीरा जो है ब्रिटेन की जो महारानी है उनके मुकुट पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही कोहिनूर का हीरा हुमायूं ने बाबर को दिया। और हुमायूं के कहाँ से मिला? तो ग्वालियर के एक राजा थे जो दिवंगत हो चुके थे, मर चुके थे, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनके परिवार से हुमायूं को ये प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से देखिए ये पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। आइए इसके बाद आता है, अब यहाँ एक घटना घटती थोड़ी सी, देखिए आमंत्रित कौन किया था? राणा सांगा, ठीक है, कि आप आइए इब्राहिम लोदी पर हमला करिए और हम आपका साथ देंगे। होता क्या है, पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा तो महाराणा सांगा ने किया, किंतु युद्ध में सहायता नहीं किया। इसलिए बाबर का दिमाग जो है खटक गया। बाबर ने कहा बस अब अगला अभियान किसके खिलाफ होने वाला है? राणा सांगा के खिलाफ, ठीक। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, और अगर बाबर बुरी तरह हार जाता तो, ठीक है। तो अभी बाबर ने जीता, तो बाबर जा रहा था इनसे बदला लेने कि आपने हमें बुलाया और आपने हमें वादा किया था कि हम आपको इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में साथ देंगे, अपनी सेनाएं देंगे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अगला लड़ाई बाबर करता है, खानवा का युद्ध लड़ता है किसके साथ? 1527 में, ठीक है ना, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई होती। ये भी युद्ध बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाते हैं। जबकि राणा सांगा के पास देखिए कितनी बड़ी सेना है। राणा सांगा की खुद की अपनी सेना, हसन खां मेवाती की सेना, महमूद लोदी की सेना, आगम खां, ठीक है ना, जो वो था आलम खां जो चाचा था इब्राहिम लोदी का, वो भी आ गया, उसको भी लगा कि ये गलत है, और राजा मेदिनी राय। इन लोगों से संयुक्त रूप से सेना मिलकर पूरी लड़ी थी बाबर के खिलाफ। इसके बाद भी बाबर जीत गया। कैसे जीत गया? तो देखिए इस पानीपत वाले में तो उसने तोपों का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना, और उज्बेकों की जो युद्ध नीतियाँ थी उसको देख लिया, तो इस वजह से जीत गया। यहाँ क्या किया? यहाँ उसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। देखिए उसके सैनिक जो है डर रहे थे। राणा सांगा नाम से ही कुछ टैलेंटेड आदमी लगता है कि यार इससे भिड़ेंगे तो पता चला एकदम मार पीट देगा, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया कि अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। जिहाद वर्ड आपने सुना होगा। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों, गैर इस्लामिक लोगों को ख़त्म कर दो, मार दो। जो इस्लाम धर्म के नहीं हैं उनको क्या कर दो? मार दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया कि एकदम जिहादों का नारा दिया गया और उनके मन में जिहाद पैदा किया गया। इतना ही नहीं, सैनिकों को आकर्षित करने के लिए बाबर ने सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर, कौन सा कर दोस्तों? तमगा कर, उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा बाबर चाहता था कि उसके जो सैनिक हों वो मजबूत हों शारीरिक रूप से, तो शराब को बेचने और ख़रीदने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया कुछ समय के लिए, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गए, इसके सैनिक मजबूत पड़ जाते हैं महाराणा सांगा के ऊपर, और तोपची वगैरह ऑलरेडी थे, बंदूक इनके पास ऑलरेडी थी, तो वो लड़ाई होती है तो बाबर जीत जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि इस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों से एक मीनार बनवाई, मतलब और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यह तैमूर लोगों के लड़ाई का एक तरीका होता था कि राजपूतों का सिर काट कर उसका एक मीनार बना दो, ठीक है ना। तो आपने केयर किया होगा बाहुबली जो सेकंड पार्ट आई थी उसमें बाहुबली ने ऐसा किया, ठीक है, कि जब जंगल में जाता है, ठीक है, कटप्पा जब घायल होता है उस समय देखते हैं कि लाशों का ढेर लगा के एक पेड़ पर खड़ा कर देता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है, राजपूतों के सिरों की काट करके, उनकी मुंडी को काट करके मीनार बनाता है, और यहीं फिर ये उपाधि धारण करता है गाजी की उपाधि, ठीक है। पहले तो कलंदर की धारण किया था, बाद में क्या धारण करता है? गाजी की उपाधि। अगली लड़ाई होती है दोस्तों चंदेरी का युद्ध, और यह लड़ा जाता है 1528। हर युद्ध एक साल बाद 26, 27, 28, 29 4 युद्ध लड़ेगा, 4 ही पढ़ना है आपको। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी को लड़ा राजा मेदिनी राय से। क्यों? बोला हम गए थे राणा सांगा से लड़ने, और यहाँ राजा मेदिनी राय भी अपनी सेना लेके कूद पड़े, ठीक है। ये सब तो छोटे छोटे थे, यही थोड़ा सा बड़ा राजा था, और इनके खिलाफ भी क्या किया? चंदेरी का युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो बाबर इसमें भी जीत गया और मेदिनी राय जी हार गए। इस राजा मेदिनी राय का साथ यहाँ दिया था शेरशाह सूरी या शेर खान ने,
ठीक ना। तो बचपन का नाम इसका फरीद खां था, शेरशाह सूरी। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने इसकी 2 पुत्री जो इनकी थी राजा मेदिनी राय को, उनको उठा लिया और एक पुत्री को हुमायूं को दे दिया, दूसरी को कामरान को दे दिया। देखिए बाबर के कुल 4 लड़के थे, ये पुत्र हैं दोस्त, ठीक है ना, ये बाबर के पुत्र हैं, ठीक है। तो कुल 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है ना, ये 4 लड़के थे। तो समझ में आया आपको। अब आखिरी युद्ध जो होगा वो होगा किसके खिलाफ, घाघरा का युद्ध होगा, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में और यह युद्ध लड़ा गया था बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ, लेकिन ये युद्ध भी हार गया इन लोगों ने और बाबर जीत गया, ठीक है ना। तो यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध को लड़ने के बाद उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, इधर सिंधु से लेकर इधर बंगाल तक पूरा का पूरा क्षेत्र किसके हिस्से में आ गया, बाबर के हिस्से में आ गया, ठीक है। और यही घाघरा के युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, ठीक है ना, जल और थल दोनों पर लड़ा गया। देखिए बाबर लिखता है अपने बाबरनामा में कि उस समय का सबसे अगर टैलेंटेड कोई राजा था, सबसे महान कोई राजा था तो कौन से राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। और ये राजा थे कहाँ के, विजयनगर के। और नुसरत शाह एक बंगाल का राजा था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कौन किसके समकालीन है, ठीक है। गुरु नानक भी इसी के समकालीन थे। ये सारी चीज़ आप देखिए ध्यान से। देखिए 26 दिसंबर को 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि जो इब्राहिम लोदी जो पहला वाला लड़ाई लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर देकर मरवा दिया, ठीक है। और इसको मैंने पढ़ा, लेकिन ये फैक्ट मैंने इसलिए यहाँ डाला कि मुझे देखिए मैं कोई फैक्ट यहाँ तभी लिखता हूँ जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि नहीं मुझे 2-4 जगह से वो सारे फैक्ट मिले हैं और सही हैं। तो मुझे एक ही किताब से मिली, फ़िलहाल वो किताब बहुत पुरानी थी, यशचंद की बुक थी, ठीक है, तो पब्लिकेशन की, तो बहुत ही पुरानी बुक थी। तो उसमें से मैंने उन चीज़ों को पढ़ा, लेकिन मैं यहाँ डाला नहीं उसको, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर देकर बाबर को मरवा दिया, ठीक है। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। और यहीं पर बाबर ने एक बाग बनवाया था जिसका नाम था नूर अफ़गान या आराम बाग। इसी आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। बाद में बाबर ने, जब बाबर की किताब को पढ़ा गया, बाबरनामा को पढ़ा गया, तो बाबर ने उसमें चर्चा किया था कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कब्र बने वो कहाँ बने, काबुल में बने। तो बाद में आराम बाग से इसकी मतलब अस्थियों को निकाल करके काबुल में फिर से दफनाया गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए कुल 3 ही मुग़ल शासक हुए हैं जिनका मकबरा जो है भारत के बाहर है। तो एक तो बाबर हो गया काबुल में, ठीक है ना, जहांगीर है, ठीक है ना, और बहादुर शाह जफ़र। तो जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा और बहादुर शाह जफ़र ये जो थे रंगून में भेज दिए गए थे, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निष्कासित थे, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 3 ही मुग़ल शासक थे जिनका मकबरा भारत के बाहर है। आइए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, तो बहुत ही इस मामले में बड़ा टैलेंटेड आदमी था बाबर। तो आत्मकथा इसने लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम था तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा, और इसको उसने लिखा था तुर्की भाषा में। देखिए आगे जो भाषा होगी अकबर से, हुमायूं से, तो वो हो जाएगी बदल के फ़ारसी। यहाँ तक तो तुर्की है, ठीक है, तो क्योंकि वो तुर्क से आया हुआ तो तुर्की है, आगे फिर क्या हो जाएगा फ़ारसी। बाबर ने एक काव्य संग्रह भी लिखा है जिसका नाम है दीवान तुर्की, ठीक है ना, दीवान तुर्की या दीवान तुर्की। एक पद्य शैली की भी रचना की है जिसका नाम मुंबई यान, ठीक है। इसने रिसाले उसज की भी रचना की है जिसको वो खत बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगरा में इसने ज्यामितीय विधि से एक बाग बनवाया, ठीक है ना, उस बाग का नाम था नूर-ए-अफ़गान या आराम बाग। बड़ा अच्छा बाग है, आगरा में है, ठीक है, और यहीं पे दफनाया गया था। बाद में काबुल गया ना। सड़कों पर को नापने के लिए बाबर ने एक माप पद्धति चलाई थी, इसका नाम था गज-ए-बाबरी, ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना, ये आगे चल के अकबर ने इन्हें अपने नौरत्नों में शामिल किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने आगे चल के बाबरनामा को फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि हमने बताया ना कि अकबर के टाइम से भाषा बदल जाएगी और कौन सी हो जाएगी, तुर्क से बदल के फ़ारसी, तो फ़ारसी में। और जो अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था तो श्रीमती बेवरिज ने किया था, एक अंग्रेज़ लेडी थी, ठीक है ना, बेवरिज, उन्होंने किया था। देखिए बाबर ने अपना सिक्का भी चलवाया। काबुल में उस सिक्के को शाहरुख नाम से जानते थे, शाहरुख, ठीक है ना, और ये शादी का सिक्का था। कांधार में उसको बाबरी नाम से जानते थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।